नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जेएसएससी लैब असिस्टेंट एंड जेएसएससी पीजीटी केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप रेगुलरली हमारे चैनल में क्लासेस करते हैं तो आप सभी को पता होगा, हम लोगों ने जेएसएससी लैब असिस्टेंट एंड जेएसएससी पीजीटी केमिस्ट्री से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सीरीज स्टार्ट किया था। इससे पहले हम लोगों ने फोटो केमिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर को देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने 100+ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। बुक्स में इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको बुक का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे टेलीग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा या फिर नंबर मिल जाएगा। उस नंबर को सेव कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे ही केवल मैसेज कीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। आप अगर बुक का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पे ही मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बुक का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट्स एंड पॉलीमर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और जितने भी क्वेश्चंस को लिए गए हैं सभी पिछले साल 2022 में आए हुए क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन है और आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखने का प्रयास कीजिएगा। आपके मन में जितने भी सवाल आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड पॉलीमर से संबंधित, सभी प्रकार से आपको इस वीडियो में डाउट क्लियर होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे इसी प्रकार हम भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज। ऑप्शन से टोटोमेरिज्म, रेस्माइजेशन, स्पेसिफिक रोटेशन या फिर म्यूटेड रोटेशन। अगर आप इस क्वेश्चन का स्वयं से आंसर देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज या फिर प्योर ग्लूकोज को जब हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन करवाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। आप सभी को पता होगा, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर थोड़ा सा भी पढ़ा है और ग्लूकोज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रखते हैं तो ग्लूकोज दो टाइप से होते हैं, एक तो अल्फा ग्लूकोज या फिर बीटा ग्लूकोज, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज या फिर बीटा डी ग्लूकोज को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो स्पेसिफिक रोटेशन उसका इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है, ठीक है। दो प्रकार का प्रोसेस देखने को मिलता है, जैसे कि अल्फा डी ग्लूकोज को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो स्पेसिफिक रोटेशन उसका डिक्रीज करेगा। वहीं बीटा डी ग्लूकोज को अगर हम लोग डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो स्पेसिफिक रोटेशन उसका इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए दोस्तों, उसका ऑप्टिकल रोटेशन में चेंजमेंट हमें देखने को मिलता है और इस ऑप्टिकल रोटेशन में जो चेंज होता है उसको क्या कहा जाता है, यह आपका को क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यूटा रोटेशन। जब हम लोग डिसॉल्व करते हैं ग्लूकोज को वाटर में तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होता है, अर्थात ऑप्टिकल रोटेशन देखने को मिलता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग म्यूटा रोटेशन करते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एमाइलोपेक्टिन इज ए पॉलीमर ऑफ। एमाइलोपेक्टिन किसका पॉलीमर है। आप सभी को पता होगा, पॉलीमर अर्थात कि बहुत सारे मोनोमर यूनिट जुड़ करके एक पॉलीमर बनाता है, ठीक है। तो वही मोनोमर यूनिट को आपको बताना है कि एमाइलोपेक्टिन किससे बना हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोज से, अल्फा डी फ्रुक्टोज से या फिर लैक्टोज से या फिर एमाइलोज से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अल्फा डी ग्लूकोज से। एमाइलोपेक्टिन किसका पॉलीमर है, याद रखेंगे, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट, अल्फा डी ग्लूकोज से, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज इसका मोनोमर यूनिट होता है। अल्फा डी ग्लूकोज से और भी यहाँ पे पॉलीमर बनते हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन, ये सब बनते हैं अल्फा डी ग्लूकोज से। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इन टर्म ऑफ एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज रिफर्स टू। एनोमर्स किसको कहा जाता है। Isomer of glucose, they differ in configuration at carbon 1 and carbon 4, a mixture of D-glucose and N-glucose, enantiomers of glucose, या फिर ऑप्शन डी है आइसोमर ऑफ ग्लूकोज दे डिफर इन कन्फिग्रेशन एट कार्बन 1। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आइसोमर ऑफ ग्लूकोज दे डिफर इन कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन सी।
C1 में अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन में अंतर दिखता है तो उसी को हम लोग कहते हैं एनोमर्स। ठीक है, आप सभी को पता होगा ग्लूकोज जो है ये डायस्टेरोमर है, साइक्लिक डायस्टेरोमर होता है और इसमें दो फॉर्म होता है, एक अल्फ़ा फॉर्म एक बीटा फॉर्म। ठीक है, केवल C1 में इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग होता है। एक देखिए यहाँ पे एक तरफ OH एक तरफ H। ठीक है, तो एक अल्फ़ा होता है एक बीटा होता है, तो इस प्रकार का अरेंजमेंट जहाँ पे देखने को मिलता है उसको हम लोग कहते हैं एनोमर्स। सिंपल से याद रखेंगे, एनोमर अर्थात कि केवल C1 के कॉन्फ़िगरेशन में आपको अंतर दिखेगा, बाकी जितने भी कार्बन है वहाँ पे आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड एंड मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड आर। मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड और मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड ये किसका एग्जाम्पल है? एपीमर्स, एनोमर्स, इनेंसोमर या फिर कन्फॉर्मेशनल डायस्टेरोमर्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एनोमर्स। ठीक है, मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड और मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड किसका एग्जाम्पल है? एनोमर। क्यों एनोमर का एग्जाम्पल है? क्योंकि इसका C1 के कॉन्फ़िगरेशन में ही आपका अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C1 पे इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है OCH3 और इधर आता है आपका H। ये C1 पे कॉन्फ़िगरेशन बनता है अल्फा डी ग्लूकोसाइड का। वहीं पे बीटा डी ग्लूकोसाइड का आपका कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से बनेगा CH3 और H। तो यहाँ पे आपको C1 पे केवल अरेंजमेंट में आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगा, बाकी कार्बन में चेंजमेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एनोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स इन बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज में कितना कायरल कार्बन एटम होता है? 5, 6, 3 या फिर 4। इसको जानने से पहले सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि बीटा डी ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, इसका अगर आप ओपन चेन बनाते हैं तो इस प्रकार होगा C डबल बॉन्ड OH, ऊपर में क्योंकि एल्डिहाइड होता है CHO, उसके बाद C C C C 6 कार्बन एटम है, उसके बाद OH, इधर H, फिर यहाँ पे H OH, शुरू का C1 और C6 छोड़ करके जितने भी कार्बन एटम है यहाँ पे वो कायरल कार्बन एटम है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D4। ठीक है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम इन बीटा डी ग्लूकोज, कितना कायरल कार्बन एटम होता है? 4 कायरल कार्बन एटम होता है। C1 क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड O है। उसके बाद C4 का कन्फिग्रेशन अगर आप देखेंगे CH2OH होता है। ये C4 का माफ कीजिएगा C6 का कन्फिग्रेशन ये होता है। तो यहाँ पे देखिए H दोनों ही सेम है, इसीलिए यहाँ पे इसका भी आपका जो सेंटर है वो कायरल सेंटर नहीं होगा। कायरल सेंटर किसे कहा जाता है? कायरल सेंटर वैसे सेंटर को कहा जाता है, वैसे कार्बन एटम को कायरल कार्बन कहा जाता है जिसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप लगा हो। ठीक है, इस प्रकार का अगर डिफरेंट ग्रुप लगा होता है तो उसको हम लोग कायरल सेंटर कहते हैं, जहाँ पे चारों तरफ उसका डिफरेंट ग्रुप लगा होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे बीटा डी ग्लूकोज में कितना कायरल एटम होता है, कायरल कार्बन एटम होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ग्लाइकोजेन इज ए ब्रांच्ड चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच चेन इज फॉर्म्ड बाय C1C4 glycosidic linkage whereas branching occurs by the formation of C1C6 glycosidic linkage. Structure of glycogen is similar to। सिंपल सा ये भी क्वेश्चन रहता तो भी आपका आंसर आ जाता। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजेन इज सिमिलर टू, ग्लाइकोजेन का जो स्ट्रक्चर होता है किसके सिमिलर होता है? ऑप्शन है देखिए एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, या फिर ऑप्शन सी है सेलुलोज, या फिर ऑप्शन डी है ग्लाइकोजेन। इसका उत्तर जानने से पहले सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पे आया है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को थोड़ा सा समझ लीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। दो कार्बोहाइड्रेट को, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे ग्लूकोज ले लेते हैं, दो कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा जब जोड़ा जाता है तो उसी को हम लोग ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोजेन इसी तरफ से बनता है, जैसे कि ऑक्सीजन एटम यहाँ पे इथर
एक तरफ से बन रहा है COR, ईथर बन रहा है। तो इस प्रकार का लिंकेज जब देखते हैं आप लोग तो उसको हम लोग ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। तो ग्लाइकोजेन भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बनता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है किसके सिमिलर होता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमाइलोपेक्टिन के समान ही होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एमाइलोपेक्टिन में भी आपको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखने को मिलेगा C1C4 का और C1C6 का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग डाइसेक्राइड इज। यहाँ पे देखिए दोस्तों, डाइसेक्राइड दिया गया है। इधर एक आपको चेन, साइक्लिक चेन देखने को मिलेगा और इधर देखिए यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड देखने को मिल रहा है। और ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से यहाँ पे अटैच है। यहाँ पे ऑक्सीजन देख रहे हैं आप लोग, COR बना रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ये दोनों अटैच है। इससे संबंधित क्वेश्चंस दिए गए हैं, उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है, रिंग 1 इज पायरानोज एंड अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ऑप्शन बी है देखिए रिंग 1 इज फ्यूरेनोज एंड अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ऑप्शन सी है देखिए रिंग 2 इज फ्यूरेनोज एंड अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और रिंग 2 इज पायरानोज विथ अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। रिंग 1 जो है ये पायरानोज है विथ अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिंग 1 क्या है, पायरानोज है, ये रिंग 1 है और आपको अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीटोहेक्सोजेज। कीटोहेक्सोज का कौन सा एग्जाम्पल है, मेनोज, गैलेक्टोज, माल्टोज या फिर फ्रुक्टोज। कीटोहेक्सोज आपको यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, कीटो अर्थात कि यहाँ पे कीटोन ग्रुप होगा, एक तो डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप होगा और हेक्सोज रहेगा। ठीक है, अर्थात कि C6 वाला कोई ग्रुप रहेगा। तो ऐसा कौन सा आपको एग्जाम्पल दिख रहा है। तो कीटोन आपको देखने को मिलता है फ्रुक्टोज में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रुक्टोज का आपको अगर स्ट्रक्चर याद हो तो इस प्रकार से होता है, C डबल बॉन्ड O ऊपर में रहता है CH2OH, उसके बाद यहाँ रहता है CHOH, फिर COH H, फिर COH H और नीचे आपका रहता है CH2OH। इस प्रकार का फ्रुक्टोज का आपका स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आपको कीटो देखने को मिलता है और हेक्सोज देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन कौन रिड्यूस नहीं करता है, बेंजाल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। ठीक है, कौन सा ऐसा आपका ऑप्शन है जो कि फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है। आप सभी को पता होगा कि वैसे शुगर्स को हम लोग रिड्यूसिंग शुगर करते हैं जो कि टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो कि फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, लेकिन ये आपका जो फेलिंग सॉल्यूशन है उसको रिड्यूस नहीं करता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, सुक्रोज इज ए डाइसेक्राइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज 1 ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव। सुक्रोज क्या है, डाइसेक्राइड है, अर्थात कि 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से बना हुआ है। इसको अगर हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्राप्त होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज, या फिर ऑप्शन डी 2 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज। तो सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जब आप सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 मॉलिक्यूल आपको ग्लूकोज का मिलेगा और 1 मॉलिक्यूल आपको फ्रुक्टोज का मिलेगा। ठीक है, ग्लूकोज का साइक्लिक जो फॉर्मूला है इस प्रकार से होता है, उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से कनेक्ट होता है और आप अगर
साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज बनाते हैं तो इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर बनता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे बोट कन्फर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इधर आपका OH रहता है, यहाँ पे OH रहेगा, इधर आपका CH2OH रहता है, CH2OH, यहाँ पे एक आपका CH2OH रहेगा, ठीक है। ये फ्रुक्टोज रहता है और इधर आपका ग्लूकोज, और दोनों ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से अटैच रहता है। तो ये सुक्रोज का आपका स्ट्रक्चर होता है। इसमें पूछा गया था कि सुक्रोज किससे बना होता है, तो एक मॉलिक्यूल आपका ग्लूकोज का रहता है, एक मॉलिक्यूल आपका फ्रुक्टोज का रहता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ए कंपाउंड गिव नेगेटिव टेस्ट विथ निनहाइड्रीन एंड पॉजिटिव टेस्ट विथ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। द कंपाउंड इज, एक ऐसा कंपाउंड है जो कि निनहाइड्रीन टेस्ट को पॉजिटिव देता है, जबकि बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं, निनहाइड्रीन टेस्ट को नेगेटिव देता है और बेनेडिक्ट टेस्ट जब आप करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है। वो कंपाउंड कौन सा है? प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, लिपिड है, या फिर मोनोसेक्राइड है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मोनोसेक्राइड, ठीक है। मोनोसेक्राइड का अगर आप निनहाइड्रीन टेस्ट करते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा आपका, और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट करते हैं तो आपका पॉजिटिव यहाँ पे रिजल्ट आएगा, ठीक है। निनहाइड्रीन टेस्ट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल क्लास भी किए हैं, 12th में भी था और आपका ग्रेजुएशन में भी इससे संबंधित था। निनहाइड्रीन टेस्ट हम लोग करते थे एमीन्स का पता लगाने के लिए, ठीक है। एमीन्स या फिर अल्फ़ा एमिनो एसिड, मुख्य रूप से अल्फ़ा एमिनो एसिड मौजूद है कि नहीं उसे पता लगाने के लिए निनहाइड्रीन टेस्ट करते थे। इससे संबंधित क्वेश्चन भी बन सकता है कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें हमें पता चलता है कि अल्फ़ा अमीनो एसिड मौजूद है या फिर नहीं मौजूद है। तो उस टेस्ट को याद रखेंगे, निनहाइड्रीन टेस्ट के द्वारा हम लोग करते हैं, ठीक है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ये क्या होता है? ये CaSO4, माफ़ कीजिएगा, CaCO3 का ये मिक्सचर होता है। CaCO3 रहता है, मुझे अच्छा से याद नहीं आ रहा। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन CaCO3 और 2 कुछ रहता है, इसका मिक्सचर रहता है, ठीक है। और इसका उपयोग करते हैं रिड्यूसिंग शुगर का पता लगाने के लिए कि रिड्यूसिंग शुगर है या फिर नहीं है, उसका पता लगाने के लिए बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोनोसेक्राइड जो होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में आपका पॉजिटिव शो करेगा, जबकि निनहाइड्रीन टेस्ट अगर करेंगे तो नेगेटिव शो करेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन लीवर ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के लिवर में कौन सा पॉलीमर होता है? एमाइलोज, सेलुलोज, एमाइलोपेक्टिन या फिर ग्लाइकोजेन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजेन, ठीक है। लगभग 80% आपका यहाँ पे स्टोर रहता है। 100 ग्राम के करीब ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजेन स्टोर करके रखता है लीवर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिस प्रकार प्लांट में स्टार्च होता है, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि प्लांट में स्टार्च स्टोर रहता है, उसी प्रकार आपका एनिमल में ग्लाइकोजेन स्टोर रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेलुलोज गिव। सेलुलोज का अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या आपको प्राप्त होगा? डी फ्रुक्टोज, डी राइबोज, डी ग्लूकोज या फिर एल ग्लूकोज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ग्लूकोज आपको प्राप्त होगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ग्लूकोज प्राप्त होगा। एक प्रकार से आप कह सकते हैं सेलुलोज भी डी ग्लूकोज से बना होता है, अर्थात कि सेलुलोज भी इसका पॉलीमर होता है डी ग्लूकोज का, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस जब करते हैं आप सेलुलोज का तो आपको डी ग्लूकोज प्राप्त होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रेफिनोज इज, रेफिनोज क्या होता है? डाइसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड है, ट्राइसेक्राइड है या फिर नन ऑफ दीज है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेफिनोज क्या है? ट्राइसेक्राइड है, ऑप्शन सी ट्राइसेक्राइड है। ऑप्शन सी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किससे किससे बनता है? ट्राइसेक्राइड मतलब ओबियस बात है 3 मोनोसेक्राइड यूनिट से बना होगा। 3 मोनोसेक्राइड यूनिट कौन सा है? ग्लूकोज, ग्लूकोज, उसके बाद गैलेक्टोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज प्लस फ्रुक्टोज, ठीक है। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेफिनोज किससे किससे बना होता है? ट्राइसेक्राइड है जो कि 3 मोनोसेक्राइड यूनिट से बना होता है। 3 मोनोसेक्राइड यूनिट कौन कौन सा है? ग्लूकोज, उसके बाद दूसरा है गैलेक्टोज, तीसरा है फ्रुक्टोज। ये 3 मोनोसेक्राइड यूनिट से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज बायोमोलिक्यूल, ठीक है। इसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ऑल ऑफ द अबव आर बायोमोलिक्यूल्स। तो
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर बायोमोलिक्यूल्स। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केसिन कंटेन इन मिल्क। केसिन जो कि मिल्क में पाया जाता है, ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या फिर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, क्या होता है? तो ये प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है। आप सभी को पता होगा दूध में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ये केसिन जो है ये लगभग 80%, इसमें भी 70 to 80% कैल्शियम होता है और ये प्रोटीन होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन 17, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन मोनोसेक्राइड्स ऑफ इंटरेस्ट इन ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री एक्सेप्ट ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोस या फिर माल्टोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माल्टोज, ठीक है। माल्टोज भी डाइसेक्राइड होता है जो कि 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से बना होता है। इंसुलिन क्या होता है? प्रोटीन है, एमिनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर लिपिड है? ये भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन जेएसएससी में चांसेस रहता है बनने के, ठीक है। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है, अमीनो एसिड है या फिर कार्बोहाइड्रेट है या फिर लिपिड है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रोटीन। तो इंसुलिन क्या है? ये प्रोटीन है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 अमीनो एसिड से बनता है, 51 अमीनो एसिड से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, विच इज़ द फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। फ्यूरेनस स्ट्रक्चर आपका क्या होता है डी ग्लूकोज का, ठीक है। डी ग्लूकोज मेनली 3 फॉर्म में इसका आप देखेंगे, 3 फॉर्म में ये मौजूद होता है। एक तो ओपन चेन में मौजूद होता है, ओपन चेन में लगभग 0.02% में ये उपस्थित होता है, जबकि सबसे ज़्यादा ये मौजूद होता है पायरेनोस फॉर्म में ये 99% मौजूद होता है, जिसमें अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज हम लोग पढ़ते हैं। और एक फ्यूरेनोस फॉर्म होता है जो कि लेस देन 1% लगभग ये मौजूद होता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसको आप अच्छे से इस प्रकार से पढ़े होंगे, इस प्रकार आप देखेंगे स्ट्रक्चर तो आपको माइंड में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पे आपका OH रहता है, इधर एक आपका OH रहता है, यहाँ पे H रहता है, यहाँ पे H रहता है, ऊपर आपका OH रहता है, यहाँ पे OH, यहाँ पे H और इधर आपका OH रहता है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। वही सेम स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इसको प्लानर बना दिया गया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का फ्यूरेनस स्ट्रक्चर होता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का हावर्थ प्रोजेक्शन के द्वारा कौन सा यहाँ पे दिया गया था? देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अल्फा डी ग्लूकोज का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स इज इंसॉल्युबल इन वाटर। कौन सा इंसॉल्युबल इन वाटर है? अल्फा केराटिन, हीमोग्लोबिन, राइबोन्यूक्लियस या फिर आपका ऑप्शन डी है एडेनिन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फा केराटिन जो होता है ये ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो कि वाटर में इंसॉल्युबल है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सुक्रोज भी डाइसेक्राइड है जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलके बना होता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C22 है, माफ़ कीजिएगा C12 है, H22O11, ठीक है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ही बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन में मेरे ख्याल से थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है, क्योंकि सुक्रोज जो होता है, मैं जहाँ तक जानता हूँ सुक्रोज एक उसका मॉलिक्यूल रहता है ग्लूकोज का, एक रहता है फ्रुक्टोज का, ठीक है। तो यहाँ पे एक अल्फा डी ग्लूकोज होगा और एक फ्रुक्टोज होगा, जितना मुझे मालूम है। अगर आपको इससे कुछ अधिक मालूम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बनता है सुक्रोज, ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेकिन इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। एक अल्फा डी ग्लूकोज रहेगा और एक फ्रुक्टोज रहेगा, इसी से सुक्रोज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, द बॉन्ड
कनेक्टिंग द टू मोनोसेक्राइड इन माल्टोज इज ए डैश लिंकेज। ठीक है, एक बॉन्ड मोनोसेक्राइड को यहाँ पे कनेक्ट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या लिंकेज कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक, यहाँ पे 1 नंबर का कार्बन और यहाँ पे 4 नंबर का जो कार्बन है इसको आपस में ज्वाइन करता है, इसीलिए इसको 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सुक्रोज इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज सुक्रोज जो होता है ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है, क्यों? हेमीएसिटाइल ग्रुप कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड ग्रुप। डाइसेक्राइड बॉन्ड इज एन अल्फा 1,4 लिंकेज। ऑप्शन सी है डाइसेक्राइड बॉन्ड इज बीटा 1,4 लिंकेज, या फिर डाइसेक्राइड बॉन्ड इज 1,2 एनोमरिक लिंकेज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, डाइसेक्राइड बॉन्ड इज 1,2 एनोमरिक लिंकेज। ठीक है, 1,2 एनोमरिक लिंकेज होता है। इसको 1,2 एनोमरिक लिंकेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि द टू मोनोमर मोनोसेक्राइड यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से सुक्रोज बनता है, किसका? अल्फा ग्लूकोज का C1, अल्फा ग्लूकोज का आपका C1, और उसके बाद जो फ्रुक्टोज होता है बीटा फ्रुक्टोज के C2 के साथ यहाँ पे लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है और ये हम लोग को सुक्रोज मिलता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है डाइसेक्राइड बॉन्ड इज ए 1,2 एनोमरिक लिंक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज आर एनोमर्स, एपीमर्स, इनएंसोमर या फिर जियोमेट्रिकल आइसोमर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा एनोमर। इसके बारे में बहुत बार हम लोगों ने चर्चा किया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को देखा, जो कि आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि दिसंबर 2022 में भी पूछे गए थे। अगर आपको इस बुक का PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ID आपको मिल जाएगा। सारी डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत है वो चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर लाइक कर दे। आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि हम लोग जो वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके लिए मददगार हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। मेरा जितना नॉलेज था उस हिसाब से मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। अगर किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है या फिर गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।